कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम के साथ हम आ चुके हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर के फाइनल टॉपिक पर। यानी इस लेक्चर के साथ, इस सेशन के साथ आपकी थ्योरी ए और डी की हो चुकी होगी खत्म, और इसके बाद हम शिफ्ट होंगे इस चैप्टर से पूछे गए जेडब्ल्यू एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पर, और हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। यही तरीका है, यानी कि इस पार्ट को जब हम करेंगे तो इसके कंसेप्ट्स को समझने के बाद इसके इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल, इस चैप्टर के इस टॉपिक पर बेस्ड असाइनमेंट क्वेश्चंस, और फिर जेडब्ल्यू एडवांस के PYQs। ये तैयारी जो आपकी हो रही है, आई होप आप भली भांति परिचित है IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की। इस प्रिपरेशन को बहुत थरली और कॉम्प्रहेंसिव हम कर रहे हैं, क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट से जो कहानी शुरू की थी वो कैलकुलस पर आ पहुंची। वी आर ऑलमोस्ट मिडवे। इसके बाद हम जाएंगे वेक्टर्स इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, फिर अलजेब्रा और फिर ट्रिग्नोमेट्री। आप निश्चिंत रहिए, इस ऑर्डर में चीज़ें पढ़िए, चाहे आप 11th स्टैंडर्ड में हैं या 12th स्टैंडर्ड में हैं या ड्रॉपर हैं। अगर आप सीक्वेंशियली सारे लेक्चर्स देख रहे हैं तो आपको कहीं पर भी कोई समस्या होपफुली नहीं आएगी, इस बात का मैं एश्योरेंस आपको देता हूँ। इस तैयारी को हम करवाते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। मेरा मानना है यहाँ तक चीज़ें अगर समझ आई हैं, जो बातें, जो चीज़ें हमने की हैं, तो कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। टेक्निकली ये ज़्यादा कोई खास या विशेष बात नहीं है, पर एक बात है जो कि एक्सटेंशन है आपकी रोल्स थ्योरम और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का ही। बहुत ध्यान से सुनना, एक इसका गलत प्रूफ स्टूडेंट्स अपने दिमाग में रखते हैं, जिसे हम थोड़ा सा दूर करेंगे, मतलब ऑफ कोर्स क्लियर करेंगे, थोड़ा नहीं पूरा ही करेंगे, और इसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि ये थ्योरम बनी तो बनी कैसे और इसके कैसे एप्लीकेशंस होते हैं, मतलब इसे कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई किया जाता है, और उसे सीखेंगे। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। कॉची की जो मीन वैल्यू थ्योरम है, जिसे एक्सटेंडेड मीन वैल्यू थ्योरम भी कहा जाता है ना, नाम में कुछ नहीं रखा, काम जानिए, काम बहुत क्रूशियल होते हैं ना। तो काम क्या करती है वो समझते हैं। द मोर जनरल फॉर्म ऑफ द मीन वैल्यू थ्योरम, इसका मतलब है कि अगर दो फंक्शंस हैं, कौन कौन से, f(x) और g(x), और दोनों ही कंटिन्यूअस हैं आपके a से b क्लोज्ड इंटरवल में, और डिफरेंशिएबल हैं a से b ओपन इंटरवल में। एंड ऑफ कोर्स मुझे ये चाहिए होगा कि g' कहीं भी जीरो नहीं है उस ओपन इंटरवल में। तो आप निश्चिंत रहिए, एक c ऐसा एग्जिस्ट करेगा a से b के बीच में, जिसके लिए f' अपॉन g' will be equal to fb minus fa अपॉन gb minus ga। अब यूजुअली लोग क्या समझते हैं, मैं वो गलती आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, सिंपल सी थ्योरम है, कॉची की थ्योरम क्या है, आपको इस बार दो फंक्शंस मिले, कौन कौन से, f(x) और g(x). दोनों ने क्या कहा कि हम a से b में कंटिन्यूस भी हैं, डिफरेंशिएबल भी हैं, ये भी आपके कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है। इसके साथ इसने ये भी कह दिया कि g(x) कहीं भी, इवन g' कहीं भी जीरो नहीं है। ये सब किस दौरान बात हो रही है, a से b के बीच में तो कंटिन्यूटी, और ओपन ब्रैकेट a से b में डिफरेंशिएबिलिटी। तो कॉची की जो मीन वैल्यू थ्योरम है, जिसका प्रूफ हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे प्रॉपर क्लैरिटी के साथ, इस मीन वैल्यू थ्योरम का ये कहना है कि एक ऐसा c एग्जिस्ट करेगा, एक ऐसा c एग्जिस्ट करेगा ऑफ कोर्स आपके a से b के बीच में, जिसके लिए, बहुत ध्यान से सुनना, f' अपॉन g', गौर से सुनिएगा प्लीज, f' अपॉन g' जो ये होगा, ये आपका किसके इक्वल होगा, गौर से सुनिएगा। जो लैग्रांज की मीन वैल्यू थ्योरम कहती थी वो क्या कहती थी, fb माइनस fa, पर अपॉन में से b माइनस इस बार हट गया, यानी न्यूमरेटर में आपके पास क्या होगा, fb माइनस fa, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या होगा, डिनोमिनेटर में आपके पास होगा, आई एम रियली सॉरी, g वाला पार्ट, जो कि क्या हो जाएगा, gb माइनस ga, मतलब इसका भी मुझे b माइनस a नहीं लेना है। अब यूजुअली पता है लोग क्या समझते हैं, लोग कहते हैं सर वो f' रहा होगा fb माइनस fa अपॉन b माइनस a, और g' रहा होगा gb माइनस g अपॉन b माइनस a, तो दोनों की b माइनस a से b माइनस a कैंसिल, तो ये प्रूव हो गया। पर ये इतनी आसानी से प्रूफ होता नहीं, मतलब प्रूफ तो आसानी से ही होता है, पर ये वाली आसानी से नहीं होता है, और ये तरीका गलत है। अगर आप ऐसा कह रहे हो कि आपने लैग्रांज की मीन वैल्यू थ्योरम लगा दी दो फंक्शंस पर और उनका रेशो ले लिया, तो ये आइडिया गलत है, ये जो थॉट आपके दिमाग में आ रहे हैं गलत है। ये क्यों गलत है, ज्योमेट्रिकली आई विल प्रूव, पर पहले तो ये बात समझना कि ये थ्योरम होती क्या है, ये कौन सी थ्योरम है, कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम, या फिर मीन वैल्यू थ्योरम का एक एक्सटेंडेड वर्जन। कुछ नई बात नहीं हमने नहीं की, आपके दो फंक्शंस चले थे f of g of x, वो इसी तरीके से कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल थे।
जी डैश एक्स मुझे इस बार जीरो नहीं चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में वो आ रहा है। तो एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी अगर मुझे ढूंढना है तो वो मैं इस तरीके से निकाल सकता हूँ। ऑफकोर्स एक सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा ए और बी ओपन इंटरवल में, जहां पर आपकी उसकी वैल्यू होगी एफ वी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी। इसका प्रूफ क्या है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जरा गौर से देखिएगा। पहले तो ये बात आपको समझ आ रही है क्या? देखो, कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ जो है वो इसी आइडिया पर बेस्ड है जहां हमने मीन वैल्यू थ्योरम यानी अपने रोज थ्योरम और इनको प्रूव किया है। मैं एक फंक्शन मान लेता हूं एच एक्स और उसे कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता हूं कि मेरा आंसर आ जाए। तो मैंने एक फंक्शन माना एच एक्स, ध्यान से सुनना, जो कि है एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इंटू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी। ऐसा क्यों किया, बस ध्यान से सुन लो ताकि मैं इस बात तक आपको फटाफट कंक्लूड करवा के ला दूं। मैंने इसे ऐसा इसलिए लिया ताकि जब मैंने एच ए और एच बी निकाला, तो वो दोनों इक्वल आए। तो आई होप मैं रोज थ्योरम की तरफ जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एच एक्स आपका क्या फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इंटू समथिंग। तो पहली बात तो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल थे, तो एच ऑफ एक्स इन दोनों का डिफरेंस भी कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा। और मुझे ये पता चला कि एच ऑफ ए और एच ऑफ बी इक्वल है। जब मुझे ये पता चला कि एच ऑफ ए और एच ऑफ बी इक्वल हैं, तो क्या इस फंक्शन को आपने रेडी कर दिया है किसके लिए? रोल्स थ्योरम के लिए। और अगर ये फंक्शन पूरे तरीके से तैयार है रोल्स थ्योरम के लिए, किसके बीच? ए से बी के बीच में, तो शैलाई से एक एच डैश सी एग्जिस्ट करेगा इस तरीके से कि वो एच ए माइनस एच बी, आई होप आई एम रियली सॉरी, एक एच डैश सी एग्जिस्ट करेगा जिसकी वैल्यू जीरो होगी। क्या मैं इस बात को कह पा रहा हूं? तो मुझे एक सी ऐसा मिलेगा ए से बी के बीच में ओपन इंटरवल ऑफ कोर्स, जिसके लिए एच डैश सी जीरो होगा। मैंने क्या प्रूव किया? मैंने रोल्स थ्योरम की तरफ गया। तो जब आपने एच डैश सी को माइंड एवरीवन जब जीरो के इक्वल रखा, तो आप इस कंक्लूजन पर आ पाए कि आपका एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी विल बी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी है। आई होप ज़्यादा डिटेल में हम नहीं गए, बस हमने एक फंक्शन एच ऑफ एक्स इस तरीके से माना। क्यों माना? आई होप उसका कारण आपको क्लियर है, क्योंकि मुझे क्या प्रूव करना था ले देकर अपना इस कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम के एक्सप्रेशन को। खैर, इन सारी बातों के परे अब जो मैं बात आपसे कहना या करना चाह रहा हूँ वो क्या है वो सुनना। एक गलत फहमी जो मैं दूर करना चाह रहा हूँ, इस बात को प्लीज समझना। कुछ लोग इसको ऐसे समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, गलत तरीके से ले आते हैं कि सर देखो एफ डैश सी और जी डैश सी, लैंग्राज की मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग एफ डैश सी क्या होगा? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, और जी डैश सी क्या होगा? जी बी माइनस जी ए अपॉन बी माइनस ए, और बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल, तो आपका यही एक्सप्रेशन आ गया। लेकिन ज्योमेट्रिकली ये प्रूफ गलत है, मतलब आप इसे ऐसे सोचें कि ये लैंग्राज मीन वैल्यू थ्योरम आपने दो फंक्शंस पर लगा दी और उनका रेशो है, तो ये प्रूफ गलत है ज्योमेट्रिकली। इस बात को समझते हैं, ध्यान से देखना। मैं आपको वही ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको चीजें दिख जाएं कि चीजें कैसे गलत हैं। देखो, मैं दोनों पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखना। मैंने दो फंक्शन ले लिए, कैसे ले लिए? यहाँ पे थोड़ा सा मेस्ड अप है तो मैं इसको अलग तरीके से ही बना लेता हूँ ताकि चीजें आपको दिखें, है ना। जैसे सुनना, आपके पास मान लो ये क्या रहा, वाई एक्सिस। बहुत सॉर्टेड से मैनर में प्रूफ करता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर है। खैर, इसके प्रूफ से ज़्यादा मेरा आपका जो इंक्लिनेशन देने की ज़रूरत है वो यही कि मैं आपको ये बात समझा पाऊँ कि आप ये बात याद रखें कि थ्योरम एग्जैक्टली है क्या, ताकि उसे आप अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करके अपने आंसर्स निकाल पाएँ। कोई परेशानी अभी जो मैं कर रहा हूँ उस बात को लेकर? ये आपके क्या रहे भाई? ये आपके रहे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस रिस्पेक्टिवली, है ना। अब अगर मुझे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस मिल चुके हैं तो मैं दो फंक्शंस बनाता हूँ, है ना। एक फंक्शन में बना रहा हूँ एफ ऑफ एक्स ऐसा, और एक फंक्शन में बना ले रहा हूँ जी ऑफ एक्स ऐसा, है ना। ये कहाँ पर बनाए मैंने? दो वैल्यूज ए और बी के बीच में, है ना। तो मान लेते हैं ये आपकी वैल्यू है ए, एवरीवन ओके विद दैट? कोई परेशानी तो नहीं है इस बात से? तो ये रही आपकी एक वैल्यू ए, और इसी तरीके से आपके पास एक और वैल्यू है जो कि लेट्स से ये रही बी। कोई इशू इस बात से? आई होप यहाँ तक तो कोई बात आपको बॉदर या परेशान नहीं कर रही है। अब मैंने क्या देखा, मैंने क्या जाना सर? गौर से नोटिस करिएगा इस बात को ताकि आप चीज़ें भली भांति जान पाए। नोटिस करना, देखो ये जो वैल्यू है एक्स एक्सिस पर, ये पॉइंट क्या है आपका ए, और ये जो वैल्यू है एक्स एक्सिस पर, ये पॉइंट क्या है आपका बी। अब सोचना, मैं लैंग्राज मीन वैल्यू थ्योरम के थ्रू आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लैंग्राज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है? लैंग्राज मीन वैल्यू थ्योरम ये कहती है कि आप अगर ए और बी पर इसको कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल पाते हैं, तो आपके ए और बी पॉइंट पर जो आप टेंजेंट बनाएंगे, आप ए और बी से जो गुजरती हुई टेंजेंट बनाएंगे, उस टेंजेंट की खास बात क्या होगी? वो ये रही टेंजेंट। ये कौन है? ये आपकी लैंग्राज मीन वैल्यू थ्योरम वाली टेंजेंट है। कोई परेशानी इस बात से? आई होप ये दिख रहा है आपको। इसी तरीके से मैं इसके पैरेलल, है ना, मैं ये ले लेता हूँ आपका फंक्शन, इसी के पैरेलल यहाँ पर एक लैंग्राज मीन वैल्यू थ्योरम से इसी के पैरेलल एक बना पाऊंगा, जिसके लिए मुझे एक सी मिलेगा। बहुत बढ़िया। अब समस्या सुनना, समस्या क्या है? यहाँ पर लोग गलती करते हैं, देखना ध्यान से, बहुत गौर से सुनना। यही गड़बड़ी लोग करते हैं और पता नहीं क्यों इसे ऐसे क्यों प्रूव करते हैं। सुनना ध्यान से,
ये b और a है, जिसके लिए मुझे देखो मैं बस पहले लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये फंक्शन आपका क्या है, ये फंक्शन आपका f ऑफ x है और ये फंक्शन आपका g ऑफ x है ना। मतलब ये जो पॉइंट रहा होगा ये क्या रहा होगा, b कॉमा f ऑफ p। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर गलती होती है अक्सर। ये पॉइंट क्या रहा होगा, ये पॉइंट रहा होगा आपका a कॉमा f ऑफ a। अब क्लियर सी बात है, ये आपका g ऑफ x है, तो ये पॉइंट क्या रहा होगा, ये पॉइंट रहा होगा आपका a कॉमा g ऑफ a, है ना। और इसी तरीके से ये पॉइंट जो रहा होगा ये क्या रहा होगा, b कॉमा g ऑफ b। कोई परेशानी? अब इन दोनों को मिलाया, इन दोनों पॉइंट्स को अगर मिलाया तो इनसे जाने वाली, आई एम रियली सॉरी, इनसे जाने वाली लाइन क्या रही, इनसे पास होने वाली लाइन ये रही। क्या आप सुन रहे हो? इनसे पास होने वाली लाइन ये रही। अब लकीली ना मैंने थोड़ा कर्व ऐसा बना दिया है, मैं थोड़े से इसमें करेक्शन की आपसे उम्मीद करता हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। मैं इस कर्व को ऐसा बनाने के बजाय कुछ ऐसा बना लेता हूँ। मतलब ये किस्मत से वो ऐसा बन जा रहा है और गलती से मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ उसका उल्टा ही प्रूव हो जा रहा है, जो कि मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने इस कर्व को ऐसा लिया। तो मैं थोड़ा सा करेक्शन की आपसे उम्मीद करता हूँ कि मैं इस कर्व को ऐसा बना लेता हूँ। ध्यान से सुनो, मैंने g ऑफ x मान लो ऐसा कुछ बनाया है ना, मैंने g ऑफ x कुछ ऐसा बनाया। आई होप ये परेशानी की वाली बात नहीं, हमने हर एक कंडीशन को फुलफिल किया। ये आपका पॉइंट है कौन सा, a कॉमा g ऑफ a, है ना। और ये आपका पॉइंट है कौन सा, b कॉमा g ऑफ b। कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं है। ये पॉइंट आपका कौन सा चल रहा है, ये पॉइंट है आपका a कॉमा g ऑफ a। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जब इन दोनों को मिलाया, इस पॉइंट और इस पॉइंट को, तो देखिएगा इस पॉइंट से जब मैं इस पॉइंट तक गया तो मुझे यहाँ पर कुछ इस तरीके से चीज़ें मिली। ये आपकी वो टेंजेंट है, अगर मतलब ये आपकी वो लाइन है, अगर इसी के थ्रू मैंने इसके पैरेलल एक लाइन ढूंढने की कोशिश की, मैंने इसी के थ्रू इसके पैरेलल एक लाइन ढूंढने की अगर कोशिश की, जस्ट गिव मी अ सेकंड एवरीवन, मैं इसे थोड़ा सा ऊपर पुश करने में इंटरेस्टेड हूँ यहाँ पर, है ना। इसी के पैरेलल एक लाइन अगर मैंने ढूंढने की कोशिश की तो शैलाई से वो लाइन मुझे यहाँ पर कहीं मिल रही होगी, वो लाइन मुझे यहाँ पर कहीं मिल रही होगी। अब अगर लैंग्राज की मीन वैल्यू थ्योरम कहती है तो वो क्या कहती है, बस वो सुनना, इससे सारी कहानी सॉर्ट आउट हो जाएगी। आप बताओ f ऑफ x के लिए लैंग्राज मीन वैल्यू थ्योरम का जो c मिला वो कहाँ मिला, यहाँ मिला। आप सुन रहे हो क्या? आई रिपीट, लैंग्राज मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग जो आपको c मिला वो कहाँ मिला, यहाँ कहीं मिला। और लैंग्राज मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग जो g ऑफ x का c मिला वो मेरे ख्याल से मुझे यहाँ कहीं मिला। क्या आप सुन रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? आई थिंक इतना काफ़ी है अगर आप समझदारी से चीज़ें देख पा रहे हो तो। फिर भी मैं और थोड़ी क्लैरिटी देता हूँ, सुनो ध्यान से। लैंग्राज मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग f ऑफ x पर जब मैंने वो c ढूंढा तो वो c मुझे कहाँ मिला, यहाँ, जिसे मैं कह लेता हूँ c1। और g ऑफ x पर जब वो मैंने c ढूंढा तो वो मुझे मिला यहाँ c2। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि दोनों का c सेम हो। अरे इसके लिए वो c c1 है जो यहाँ है और इसके लिए जो c है वो c2 है जो यहाँ है। आप सुन रहे हो क्या? मतलब f ऑफ x पर अगर मैंने लैंग्राज मीन वैल्यू थ्योरम लगाई तो मुझे जो मिलेगा वो पता है वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा f डैश c1 जो कि आपका f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a के इक्वल होगा। आप सुन रहे हो क्या? और gx पर जब आपने लैंग्राज मीन वैल्यू थ्योरम लगाई तो g डैश c नहीं होगा, वो आपका g डैश c2 होगा, जिसके लिए g ऑफ b माइनस g ऑफ a अपॉन b माइनस ए होगा। अब कोई समझदार अगर इन दोनों का रेशो लेना चाह रहा है तो आप शौक से b माइनस ए को b माइनस ए से कैंसिल करिए, तो आप LHS में लिखते हो एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई जी बी माइनस जी ए, लेकिन राइट हैंड साइड पे क्या मिलेगा, एफ डैश सी वन अपॉन जी डैश सी टू। और ये c और c सेम हो इस बात की गारंटी तो नहीं कह सकते ना, होने को हो सकता है पर ज़रूरी तो नहीं है, ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि बस ऐसे ही रेशो लेकर आप इसको प्रूव नहीं कर सकते, ये गलत है। आई होप आपको बात समझ आ रही, कारण के साथ कि C1 और C2 अलग अलग होंगे पर हमने इसे जो अपने तरीके से प्रूव किया है, क्या उसमें तो कोई परेशानी नहीं है। आई होप अब आप कंफर्टेबली सोच पा रहे हो जो आइडिया मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर यहाँ तक आप कंफर्टेबल हैं, यहाँ तक आप कंफर्टेबली वही सारी बातें आपको कहने की कोशिश कर रहा है, तो मैं एक इंपॉर्टेंट से पॉइंट पर आता हूँ। वो क्या, एक क्वेश्चन जिसके थ्रू इसे समझते हैं। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, इससे आपको सारी क्लैरिटी मिलने लगेगी और चीज़ें आप समझ पाएंगे। f ऑफ x और g ऑफ x दो डिफरेंशिएबल फंक्शन हैं आपके सारे रियल नंबर्स पर। दूसरी ज़रूरी बात, f ऑफ 2 8 है, g ऑफ 2 0 है, f ऑफ 4 10 है, g ऑफ 4 8 है। कुछ बातें उसने कही, समझेंगे क्या है। आपको प्रूव करना है कि g डैश x 4 टाइम्स f ऑफ डैश x के इक्वल है फॉर एटलीस्ट एक x के लिए जो 2 से 4 के बीच में है।
जब कोई ऐसा कहे ना फॉर एटलीस्ट एक एक्स के लिए जी डैश एक्स और एफ डैश एक्स में कोई रिलेशन स्टैब्लिश करवाना है, तो बेसिकली आपको एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स का वो रेशो दे रहा है। अब अगर वो मुझे एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स का रेशो दे रहा है तो बस इसी पर हम सारी कहानी अपनी करते हैं और इसी पर सारी कहानी डिस्कस करते हैं। देखो, आपको प्रूव करना है कि जी डैश एक्स 4 टाइम्स एफ डैश एक्स के इक्वल है ना, किसी ना किसी एक्स के लिए। तो मैं एक फंक्शन ले लेता हूं सर एच ऑफ एक्स। आई रिपीट, मैं एक मान लेता हूं फंक्शन। किस तरीके से, गौर से सुनना एक एक स्टेप, ताकि आप समझ पाएं कि आप कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन मान लिया एच ऑफ एक्स, जो कि कितना है, जो कि है लेट्स से जी ऑफ एक्स माइनस 4 टाइम्स एफ ऑफ एक्स। गौर से सुनिएगा, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, एक एक स्टेप आपको क्लियर होगी। अब जब मैंने मान लिया एच ऑफ एक्स एक्स फंक्शन, जो कि मैंने इसी हिंट से लेकर लिया है जो मुझे यहाँ पर दी गई थी। अब अगर मुझे ये बात पता है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आपका जो फंक्शन है, कौन सा फंक्शन, एच ऑफ एक्स, इसको लेकर कुछ ओपिनियन मुझे आपके चाहिए। प्लीज ध्यान से सुनना, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स, आपके एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अगर ये दोनों इंडिविजुअली डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो इनका डिफरेंस भी डिफरेंशिएबल होगा, मतलब एच ऑफ एक्स आपका डिफरेंशिएबल है। अगर एच ऑफ एक्स आपका डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा। मैं इसको अगर प्रूव कर पाया कि ये आपका एक कंटिन्यूअस फंक्शन है तो कुछ चीजें मैं निकालने में इंटरेस्टेड हूँ। जरा मुझे आप 2-3 बातें बताओगे क्या, जैसे मुझे 2-3 बातों के आप जवाब दे दो। मुझे H2 बता दो और मुझे आप H4 बता दो कितना होगा। नोटिस करिएगा प्लीज, H2 जो होगा वो होगा आपका G2 है ना, माइनस कितना 4 टाइम्स एफ ऑफ 2। आई होप आप सुन रहे हैं। और H4 कितना होगा सर, वो होगा आपका G4। ये ऐसा आपको लिखना नहीं है ना, आपको समझना है। और आप एग्जाम में फटाफट अपने आंसर लाएंगे बजाय इतनी मेहनत करने की जो मैं कर रहा हूँ। आप इतना नहीं करेंगे, आप आंसर लिखेंगे, है ना। तो H2 कितना होगा, G2 माइनस 4 टाइम्स एफ ऑफ 2। H4 कितना होगा, G4 माइनस 4 टाइम्स एफ ऑफ 4। क्या मेरे पास ये वैल्यूज़ हैं, ज़रा देख लेते हैं सर। अगर ये वैल्यूज़ हैं तो G2 कितना दिया है 0, तो ये हो जाता है 0 माइनस F2 कितना दिया है, F2 दिया है 8, तो 8 इंटू 4 कितना होता है 32। तो मुझे पता चला कि H2 जो आ रहा है वो आपका आया है माइनस 32। प्लीज़ गौर से सुनिएगा। अच्छा, H4 कितना आ रहा है सर, H4 जब मैंने निकालना चाहा तो नोटिस करिएगा प्लीज, मैंने इसी के कारण कुछ सोचा होगा। आई होप आपको दिख रहा है। H4 जब निकालना चाहा तो G4 कहाँ है, G4 है सर 8, तो ये रहा 8 माइनस 4 टाइम्स एफ ऑफ 4 कितना है, एफ ऑफ 4 को देखा जाए सो दैट्स 10 है ना, 10 नहीं 10, तो 4 इंटू 10 40 को 8 में से सब्ट्रैक्ट किया, सो दैट अगेन टर्न्स आउट टू बी कितना, माइनस 32। क्या मैं कुछ कहूँ या आप समझ गए? अगर आप समझ गए हो तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं भाई, मैं आपसे कह रहा हूं सर कि आपका H2 और H4 इक्वल है, जो कि किसके इक्वल है, माइनस 32 के। क्या मैं रोल्स थ्योरम लगाऊं, मतलब कॉचीज जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो रोल्स थ्योरम का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। तो मैंने इस तक पहुंचने के लिए रोल्स थ्योरम की हेल्प ली, पर फंक्शन को थोड़ा रीडिफाइन करके। मैंने ये कहा सर एच ऑफ एक्स जो है आपका वो जी एक्स माइनस 4 एफ ऑफ एक्स है, जो कि एक कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है। एक्स की किन वैल्यूज़ के लिए, एक्स की सारी वैल्यूज़ कहाँ पर, जो आपकी 2 से 4 के बीच में है। मैंने ये जाना सर कि एच ऑफ 2 और एच ऑफ 4 इक्वल आ गए, तो क्या मैं कंक्लूड करूँ कि एक ऐसा सी एग्जिस्ट करेगा किससे किसके बीच में, 2 से 4 के बीच में, जिसके लिए आपका एच डैश सी क्या होगा, 0। आई होप आप इस बात से एग्री करते हो। तो मेरा कहना है अगर एक कोई ना कोई सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा 2 से 4 के बीच में जिसके लिए एच डैश सी 0 होगा, मतलब एच डैश एक्स निकालने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो कि कितना हो जाएगा, जो कि हो जाएगा जी डैश एक्स माइनस 4 टाइम्स एफ डैश एक्स। आई होप आपको बात समझ आ रही है। हमने क्या निकाला, जी डैश एक्स माइनस 4 टाइम्स एफ डैश एक्स, यानी आपने क्या निकाला, आपने निकाला एच डैश एक्स। अगर ये निकाला तो मुझे पता है एच डैश सी 0 है, मतलब ये 0 है, मतलब जी डैश सी माइनस 4 टाइम्स एफ डैश सी क्या है, 0। अगर ऐसा है मतलब जी डैश सी जो है आपका वो किसके इक्वल है, 4 टाइम्स एफ डैश सी। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि हम एक्चुअली कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम ही यूज़ कर रहे हैं इनडायरेक्टली, पर उसको डायरेक्टली अप्लाई करने के बजाय हम रोल्स थ्योरम को ही एक्सटेंड कर रहे हैं, अगर आप सुन रहे हो ध्यान से। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ ऐसा प्रूव किया। ये किसके लिए प्रूव किया, एक ऐसे सी के लिए जो 2 से 4 के बीच में, मतलब एटलीस्ट एक सी तो ऐसा होगा। और अगर आप क्वेश्चन पढ़ें तो शायद उसने यही तो प्रूव करवाया था कि आपको प्रूव करना है जी डैश एक्स जो है वो 4 टाइम्स एफ डैश एक्स के इक्वल होगा एटलीस्ट किसी ना किसी एक्स के लिए जो कि 2 से 4 के बीच में। बस एक्स की जगह अभी क्या दिख रहा है, एक्स की जगह आपको 2 से 4 के बीच में कोई वैल्यू दिख रही, सॉरी सी की जगह क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है। क्या ये क्वेश्चन समझ आया? क्या ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन था? क्या ये सीधे ऑब्जर्वेशन से नहीं समझा जा सकता था? मैं बस आपको ये हिंट, ये आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ कि कॉची की जो
मीन वैल्यू थ्योरम है वो कैसे अप्लाई की जाती है, उसे कैसे सोचा जाता है। अगर यहाँ तक क्लैरिटी है तो ट्राई करते हैं अगला सवाल, ध्यान से नोटिस करिएगा वो क्या कह रहा है। 3 चीज़ें, अल्फ़ा, बीटा और थीटा एंगल्स हैं जो इस बात को सेटिस्फाई करते हैं कि तीनों पॉजिटिव हैं, 90 डिग्री से छोटे हैं, और अल्फ़ा और बीटा के बीच में कौन है, थीटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। बहुत 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 अच्छी बात है, क्योंकि इससे ना मेरा जीवन सुलझ गया। मतलब मैं कहूँ तो मुझे इसे देखकर इतनी खुशी हो रही है कि ये क्वेश्चन खत्म हो जा रहा है, अगर आप नोटिस कर रहे हो तो। सुनो ध्यान से, आपको प्रूव करना है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉट थीटा के इक्वल है। अब अगर आपने कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ी है और अगर इसको देखकर कुछ क्लिक कर रहा है तो क्वेश्चन खत्म है। आप समझो ना बात को कि यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, आपको कुछ दिख रहा है? कुछ तो देखो, मतलब एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी, कुछ तो क्लिक कर रहा होगा। आई होप अगर आप कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम जानते हो तो ये क्वेश्चन हाथों हाथ, मतलब इसमें मैं सच में कुछ लिखना नहीं चाहता, ये क्वेश्चन खत्म है। मतलब ये प्रूफ है, ये मतलब ये हो गया प्रूफ। मैं लिख के और इसकी बेइज्जती करूंगा। आप ऐसे याद करो, अगर मैं आपसे कहूँ कि एफ ऑफ एक्स है, मान लो आपका क्या, साइन एक्स, चलो ऐसे मान लो, है ना। जी ऑफ एक्स को आप मान लो क्या, कॉस एक्स, कोई परेशानी तो नहीं है। आई होप इस बात से आप सहमत हैं। ज़रा मुझे बताइए, साइन एक्स 0 से π/2 के बीच में डिफरेंशिएबल है? बिल्कुल है। साइन एक्स 0 से π/2 के बीच में डिफरेंशिएबल है, कॉस एक्स भी डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस तो होंगे ही होंगे, यानी कि ये आपके 0 से π/2 में सॉर्टेड है। इवन ये भी आपका 0 से π/2 के बीच सॉर्टेड है। अच्छा एक और बात, मुझे ये बताओ, 0 से π/2 ओपन इंटरवल में ये कहीं 0 तो नहीं होता है? क्योंकि जी ऑफ एक्स में डिनोमिनेटर में लेने वाला हूँ, बिल्कुल नहीं होता सर, ओपन इंटरवल में तो नहीं होता है। तो ये भी सॉर्टेड है कि जी ऑफ एक्स जो है आपका वो 0 नहीं है, किनके लिए, एक्स की वो सारी वैल्यूज जो 0 से π/2 हैं, ओपन इंटरवल ऑफ कोर्स। अभी क्या, आई थिंक अब तो बात खत्म हो गई। मैंने 2 वैल्यूज़ ऐसी चुनी, क्या चुनी, अल्फ़ा और बीटा, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, जो कि आपकी 0 से π/2 तक है ना। एनीवे उसने ही खुद आपसे उसे ओपन इंटरवल नहीं, क्लोज इंटरवल नहीं, उसने ओपन इंटरवल ही दिया था, तो मैंने उसे ओपन इंटरवल ही ले लिया। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा और बीटा जो है वो 0 से π/2 के बीच में। तो ये वैल्यूज़ क्या मैं कह सकता हूँ, अल्फ़ा और बीटा जो कि 0 से π/2 के बीच हैं, उनमें तो डेफिनेटली आपका ये वैसे भी 0 नहीं हो रहा है। तो क्या मैं कंक्लूड करूं कि जो आपकी 0 से π/2 के बीच बात ट्रू है वो अल्फ़ा से बीटा में तो हो गई होगा? क्या आप मेरी बात समझ पाए? क्योंकि अल्फ़ा और बीटा 0 और π/2 के बीच में है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, क्या मैं ये बात जानता हूं कि कोई ना कोई एक ऐसा सी एग्जिस्ट करेगा, कोई ना कोई सी, कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम यूज करके कह रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस है, सारी कंडीशन उन्होंने फुलफिल की है ना। तो कोई ना कोई सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा, किससे किसके बीच में, ए से बी के बीच में, जिसके लिए कॉची जी ने जो कहा है वो क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी जो होगा, एक सेम सी के लिए बाय द वे, हाँ, वो क्या होगा, वो आपका एफ ऑफ बी है ना। अब बी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके बीटा और अल्फा है, तो एफ ऑफ बीटा माइनस एफ ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय जी ऑफ बीटा माइनस जी ऑफ अल्फा के इक्वल होंगे। ये कॉची जी की मीन वैल्यू थ्योरम है। बहुत स्ट्रक्चर्ड मैनर में एक स्टेप लिख रहा हूँ, अगर आप सबको समझ आ रहा है तो बताओ एफ डैश सी कितना होगा। अब सी के बजाय मैं प्रेफरेबली थीटा ले लूँ तो चलेगा क्या? क्योंकि उसने कहा है एक थीटा है जो अल्फा और बीटा के बीच में। अब वो कौन सा थीटा है मुझे नहीं पता, पर मैंने मान लिया कि अल्फा और बीटा के बीच में अगर वो वैल्यू है, अगर वो अल्फा और बीटा के बीच में एक वैल्यू है, तो मैं उसे थीटा ही मान लूँ तो चलेगा क्या? अपनी सहूलियत के लिए तो मैंने कहा जो थीटा है वो आपका अल्फा और बीटा के बीच में है। तो क्या मैं इसे एफ डैश सी और जी डैश सी लिखने के बजाय एफ डैश थीटा और जी डैश थीटा लिखूं तो आपको कोई परेशानी तो नहीं कि कोई ना कोई एक थीटा जो अल्फा और बीटा के बीच होगा ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए ऐसा होगा। चलो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो वो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। तो न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा, ये होगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एफ बीटा माइनस एफ अल्फा, जो कि कितना हो जाएगा, जो कि हो जाएगा आपका साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, और डिवीजन में आप क्या देख पा रहे हैं भाई, आप देख पा रहे हो जी बीटा यानी क्या, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। मुझे शायद इससे आगे प्रूव करने की जरूरत नहीं, मतलब दिस विल बी अ डिसरिस्पेक्ट टू द नेक्स्ट स्टेप इस क्वेश्चन की, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये आसान सा क्वेश्चन है। एलएचएस में आपको कॉट थीटा दिख रहा है, आरएचएस में सर वो वैसा नहीं लिखा है जैसा आपको चाहिए। तो मेरा ख्याल से मैंने कुछ गड़बड़ की क्या, क्योंकि यहाँ कुछ तो मिसिंग है, क्योंकि साइन अल्फा माइनस साइन बीटा
कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। मतलब उसने ना यहाँ पर कुछ ना कुछ पार्ट मिस किया है बस, और कुछ ज़्यादा गड़बड़ नहीं, क्योंकि साइन के साथ वो खेला है। मतलब मैं सच बताऊँ तो आप खुद देखो, अगर मैं यहाँ पर अल्फा पहले चाहता हूँ तो इसको शिफ्ट करूँगा तो एक नेगेटिव साइन आएगा, वो इससे कैंसिल होगा। यहाँ पर बस कुछ मिसिंग है, इस बात को लेकर निश्चिंत रहो, क्योंकि जो हमने फाइनली प्रूव किया है वही हमारा फाइनल कंक्लूजन है, अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो। मतलब इसमें एक छोटा सा टाइपो है, जिस करेक्शन को अगर आप कर ले तो हमने जो प्रूव किया वही कहानी है, आप निश्चिंत रहिए उस बात को लेकर। बस यहाँ पर टेक्निकली अगर यहाँ बीटा होता और यहाँ अल्फा होता तो बस ये सही होता। आई होप इस तरीके से आप सोच पाएँ, वही बात है, कोई और नई बात नहीं। क्या ये बात क्लियर हुई? अगर ये बात क्लियर हो चली है तो क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ? थोड़ी और क्लैरिटी लेते हैं एक और सवाल के साथ। देखिए ज़रा क्या लिख रहा है वो, नोटिस करिएगा। एफ एक कंटिन्यूस फंक्शन है ए से बी में, जहाँ पर ए एक पॉजिटिव वैल्यू है, डिफरेंशिएबल भी है, तो उसने लिबर्टी दे दी आपको कि एफ ऑफ एक्स पर आप रोल्स और ये सारी थ्योरम अप्लाई कर लेना। आपको प्रूव करना है कि एक सी ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसके लिए कुछ ऐसा हो रहा होगा। सर ये तो बहुत ही अजीबोगरीब बात है, अब इसे हम कैसे प्रूव करें, इस तक हम कैसे पहुंचे, ज़रा उसे सोचने की कोशिश करते हैं। मेरी बात को प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनना, क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा अगर आपने इस बात को ऐसे सोचा तो। एक बात बताओ, RHS का मुझे ज़्यादा नहीं पता, LHS में देखो लिखा क्या हुआ है वो सुनना। ये लिखा हुआ है b टाइम्स एफ ऑफ ए, बिल्कुल सही बात है, माइनस a टाइम्स एफ ऑफ b डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय b माइनस ए, डिवाइडेड बाय b माइनस ए, है ना। राइट हैंड साइड पर क्या लिखा है, राइट हैंड साइड पर जो लिखा हुआ है वो है एफ ऑफ c माइनस c टाइम्स एफ डैश c। अब प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर अगर मैं एक छोटा सा काम करूँ, ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको रियलाइज़ होगा, पर पहले सुनिएगा। अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ए बी से डिवाइड करूं, तो मैंने यहाँ भी ए बी लिया, यहाँ भी ए बी लिया, आपको दिखेगा जो मैं कहने जा रहा हूँ, यहाँ भी ए बी लिया और यहाँ भी ए बी लिया। कुछ समझ आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? कोई नई बात नहीं है, पर इससे होगा क्या, वो फ़ायदे की बात करते हैं। सुनो सर, देखो ये बी से ये बी कैंसिल, ये ए से ये कैंसिल, ये बी से ये बी और ये ए से ये कैंसिल, तो ये कैसा दिख रहा है ज़रा उस पर बात करते हैं। एफ ए अपॉन ए, आई होप मुझे दिख रहा है, ये कितना दिख रहा है, ये दिख रहा है एफ ए अपॉन ए माइनस आई थिंक एफ बी अपॉन बी, बहुत बढ़िया। तो ये क्या दिख रहा है सर, ये दिख रहा है आपको एफ बी अपॉन बी। बस ध्यान से नोटिस करते जाइएगा, आपको कुछ तो स्ट्राइक करेगा। डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय आई थिंक 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। एक्सेलेंट, ये कितना दिख रहा है, ये दिख रहा है 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। अच्छा, व्हाट आर वी फेसिंग ऑन द राइट हैंड साइड? अगर राइट हैंड साइड पर देखा जाए तो दिस इज एफ सी माइनस सी टाइम्स एफ डैश सी, दिस इज एफ सी माइनस सी टाइम्स एफ डैश सी। आई होप मैंने सही लिखा है, एफ सी माइनस सी टाइम्स। अब जरा इस पार्ट को गौर से देखो, इस पार्ट में कुछ क्लैरिटी आपको मिल रही है क्या? सर सारी बातें छोड़ो, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जरा इस एक्सप्रेशन में अगर मैं एक फंक्शन ले आऊँ किसी ना किसी तरीके से, आई रिपीट, अगर मैं एक फंक्शन ले आऊँ किसी ना किसी तरीके से, बाय द वे मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा राइट हैंड साइड पर भी एक करेक्शन कर लूँ। अगर मैं एक फंक्शन ले आऊँ जो कि मैं बनाने में थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ, एक छोटा सा काम, इसमें ना मैं यहाँ पर एक छोटा सा काम और कर लेता हूँ, प्लीज़ गौर से सुनिएगा। मैं यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को जो कि क्या लिखा है, एफ सी माइनस सी टाइम्स एफ डैश सी को, है ना, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और सी स्क्वायर से डिवाइड करने में इंटरेस्टेड हूँ, अगर आप सबको परेशानी ना हो तो। क्यों कर रहे हो सर ऐसा? बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको मेरी बात नजर आएगी। ऐसा जब किया तो ये तो था एफ सी अपॉन सी स्क्वायर, ये हो गया एफ डैश सी अपॉन सी, क्योंकि यहाँ से सी से ये सी कैंसिल। आई होप ये बात आप देख पा रहे हो। तो मैंने इस पार्ट को यहाँ पर कुछ ऐसा पाया, गौर से सुनना। ये जो ए बी था ना, इसी का प्रोडक्ट जब सी के कॉन्टेक्स्ट में गया तो सी स्क्वायर बन गया। मैं जो कह रहा हूँ उस बात को थोड़ा सा पेशेंटली सुनना। इस एक्सप्रेशन को फिर से लिखता हूँ, ये जो गया है ये कितना है, एफ सी अपॉन सी स्क्वायर, ये कितना जा रहा है, ये आ रहा है एफ सी अपॉन सी स्क्वायर माइनस, नोटिस करिएगा प्लीज, क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा, एफ डैश सी अपॉन सी, ये कितना है, ये है आपका एफ डैश सी अपॉन सी, बस ध्यान से देखना, डिवाइडेड बाय। सर इसके प्रोडक्ट में तो आपका सी स्क्वायर लिखा हुआ था, क्या उस सी स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या उस सी स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ? इससे फ़ायदा क्या हुआ? अब मेरा कहना है क्वेश्चन खत्म हो रहा है, इस बात को भूल जाओ, जो कि कोई नई बात नहीं है, बस इसे ध्यान से देख लो, आपको कुछ स्ट्राइक करेगा। बहुत ध्यान से देखो, किसी चीज़ का स्क्वायर, कुछ चीज़ें मुझे दिख रही हैं डेरिवेटिव होते हुए। क्या आपको एक बात नज़र नहीं आ रही कि एक अगर फंक्शन रहा होता एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स, अगर एक फंक्शन रहा होता एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स, उसका मैं डेरिवेटिव निकालता तो क्या कुछ ऐसा नहीं मिलता सी पर? हिंट जो देने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इस बात से सहमत है? मैं फिर से दिखाता हूँ। मान लो मैं एक फंक्शन ले लेता, अगर मैंने एक फंक्शन लिया होता जैसे एच ऑफ एक्स,
जो कि होता मान लो एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स। सर एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स ही क्यों लिया? क्योंकि शायद उसने मेरी इस बात को वैलिडेट कर दिया, अगर आप सुन रहे हो तो क्या कर रहे हैं वो सुनना। एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स जो है जनाब, वो आपको कहता है, प्लीज़ ध्यान से नोटिस करिएगा, ये आपको क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालें, अगर आप एच डैश एक्स निकालें तो ये क्या आ रहा है? सर डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। कोई परेशानी तो नहीं है? अच्छा, डिनोमिनेटर का जब स्क्वायर किया तो न्यूमरेटर को देखना, बहुत ध्यान से सुनना, आपको पॉइंट समझ आ जाएगा। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन तो कितना हो जाएगा? एफ डैश एक्स, डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो सर ये बात वैसी तो नहीं दिख रही है जैसी आप कह रहे थे, इस बात में और इस बात में तो काफ़ी ज़्यादा मुझे फ़र्क दिख रहा है। मेरा कहना है, मैंने मानी आपकी बात कि इस बात में और इस बात में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, पर क्या इस बात तक पहुंचना इस बात से बहुत मुश्किल होगा क्या? एक छोटा सा काम हम करते हैं, मैं अगर यहाँ पर एक और फंक्शन इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ। कौन सा? एक तो हमने क्या माना? एच ऑफ एक्स, जो कि हमने कुछ ऐसा माना। अब अगर मैंने इसके साथ साथ हमारे पास कौन कौन से फंक्शन आ गए वो देख लेते हैं। एच ऑफ एक्स जो हमने माना है वो एफ ऑफ एक्स से आ रहा है ना। जी ऑफ एक्स तो मैंने नहीं लिया ना, तो मैं जी ऑफ एक्स ले लूँ? कहीं नहीं लिया, बिल्कुल नहीं लिया। तो मैं एक छोटा सा फंक्शन और लेता हूँ इस बात को थोड़ा सा इरेडिकेट या रिमूव करने के लिए। प्लीज़ नोटिस करिएगा ध्यान से, ये चीज़ें कैसे मैं ले रहा हूँ, ये सेंस आपका भी बिल्ड होगा। बस पहले चीज़ें देखिएगा। अगर मैंने माना जी ऑफ एक्स एज 1/x, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे इसका डेरिवेटिव जानने में? बिल्कुल कोशिश कर सकते हैं सर। अगर इसका डेरिवेटिव निकाला तो मैं निकालने में इंटरेस्टेड हूँ जी डैश एक्स, जो कि कितना होगा? सर एक्स की पावर -1 लिखा हुआ है, तो -1 अपॉन एक्स की पावर माइनस, मतलब अपॉन में अगर चला गया तो एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा नोटिस करना अगर आपको चीज़ दिख रही है। सर ये आपने 1/x कैसे माना? जनाब ये 1/x मानने के पीछे की कहानी थोड़ी कुछ ये है और थोड़ी कुछ ये रही, अगर आपको स्ट्राइक कर रहा है तो। मैं कुछ देख पा रहा था, अगर आप सोच पा रहे हो तो। जैसे अगर मैं इससे लिखूं तो क्या मैं न्यूमरेटर को ऐसा नहीं लिख सकता? एच ऑफ ए माइनस एच ऑफ बी, सुनिएगा ध्यान से, अपॉन जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी। अब सुन रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ, मैं न्यूमरेटर को लिख पा रहा हूँ एच ऑफ ए माइनस एच ऑफ बी, क्योंकि एच ऑफ एक्स क्या था? एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स, एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स। और जी ऑफ एक्स क्या था? सर वो था 1 अपॉन एक्स। आई होप आपको दिख रहा है। राइट हैंड साइड पर क्या हुआ? अब जरा इस बात को नोटिस करो, ये बात कैसे आपकी खत्म होगी और कैसे क्लियर होगी। जरा एक्स स्क्वायर से इन दोनों पार्ट्स को सिंप्लीफाई करके डिवाइड करो, जरा देखना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सर यहाँ पर एक्स को जब डिवाइड किया एक्स स्क्वायर से, चलो मैं इसे यहीं लिखता हूँ, इसको आगे लिख देता हूँ, है ना। एक्स स्क्वायर से जब डिवाइड किया तो एक एक्स कैंसिल, तो ये कितना बचेगा? एफ डैश एक्स अपॉन में कितना? एक्स। आई होप आप सुन रहे हो। और यहाँ पर देखा तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स अपॉन कितना? एक्स स्क्वायर। क्या अब आपको वो बात समझ आ रही है जो मैं कहने की कोशिश कर रहा था? आई होप आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर? एफ डैश एक्स अपॉन एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या अब आपको चीज़ें दिख रही हैं? ध्यान से देखो, कुछ तो नज़र आ रहा होगा। एफ डैश एक्स अपॉन एक्स माइनस ऑफकोर्स ये वाला पार्ट, ऑफकोर्स वो क्यों हो जा रहा है? क्योंकि यहाँ का नेगेटिव पार्ट यहाँ चला गया तो वो शफल हो गया है, प्लस माइनस आगे पीछे हो गया। क्या कह रहा हूँ वो सुनना, सिंपल सी बात है, नोटिस करो। एच डैश एक्स कितना आ रहा है? क्योंकि आपकी कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है? एच ए माइनस एच बी अपॉन जी ए माइनस जी बी किसके इक्वल होगा? एच डैश सी। अब एच डैश सी कितना होगा? सर एच डैश सी कुछ ऐसा होगा, अरे ये रहा ना एच डैश एक्स, तो एच डैश सी कुछ ऐसा होगा, यानी क्या? एफ डैश सी अपॉन सी, यानी कितना भाई? यानी आपका इस तरीके से अगर मैं देखूं तो कितना? एफ डैश सी अपॉन सी माइनस, गौर से नोटिस करिएगा, एफ सी अपॉन सी स्क्वायर। आई होप इस बात में तो कोई परेशानी नहीं। तो ये कितना हो जाएगा? एफ सी अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय, ध्यान से नोटिस करना, 1/c स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? अगर मैं देख पा रहा हूं तो g डैश सी आना चाहिए डिनोमिनेटर में। g डैश सी मतलब क्या? -1/c स्क्वायर। आई होप आप कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम एच ए माइनस एच बी अपॉन जी ए माइनस जी बी होगा एच डैश सी अपॉन जी डैश सी, और जी डैश सी कितना हो जाएगा? सर वो होगा -1 अपॉन सी स्क्वायर। अब अगर यहाँ से चीज़ें सोची जाएं तो आई थिंक मैं सॉर्टेड हूँ। सर नेगेटिव साइन ऊपर पुश किया तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। आई होप आपको ये बात समझ आई। इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे आई थिंक मैं प्रूव कर पा रहा हूँ जो मुझे यहाँ ऊपर चाहिए था। आई होप आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट लिखा हुआ है, ये जो पूरा ओवरऑल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये वही है जो यहाँ लिखा हुआ है।
क्यों सर? एच ऑफ ए कितना है? एफ ऑफ ए अपॉन ए, क्योंकि एच ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स। तो मैं बिल्कुल देख पा रहा हूँ कि जो मुझे प्रूव करना था मैंने थोड़े अलग तरीके से सोचा। अगर मैंने एच ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को कुछ माना था, और ये आइडिया लगाना हमें सीखना होगा इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए, किन्हें देखकर? इन एक्सप्रेशन को देखकर। सर ये एक्सप्रेशन बहुत सुलझा हुआ सा तो नहीं था? हाँ नहीं था, पर मैंने थोड़ा उसे रीअरेंज किया, रीऑर्डर किया और थोड़ा चीज़ों को स्ट्रक्चर किया। जो बस इतनी सी बात थी, मुझे उसे इतना घुमा फिरा कर सोचना पड़ा। मैं क्या प्रूव कर पा रहा हूँ? मैं आपसे प्रूव कर पा रहा हूँ, बड़ी सिंपल सी बात है। मैं ये देख पाया कि आपका एक ऐसा सी एग्जिस्ट करता है, एक ऐसा सी एग्जिस्ट करता है जिसके लिए कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब कुछ ऐसा हो रहा है। और वो सी किससे किसके बीच होगा? ऑफ कोर्स ए से बी के बीच होगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? बहुत मुश्किल या बहुत टफ तो हमने इसे नहीं बना दिया। आई होप आप कंफर्टेबली देख पा रहे हो कि हमने एग्जैक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया। एवरीवन कंफर्टेबल विद दैट? जो हम करना, कहना या बोलना या समझना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन को लेकर, बहुत मुश्किल तो नहीं है चीज़ें। यहाँ से अगर आगे बढ़े, आई होप चीज़ें क्लियर हैं, है ना? डिफिकल्ट तो नहीं है। यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो क्या आता है आज का आपका पहला असाइनमेंट क्वेश्चन? वो क्या कह रहा है? आपको लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग वो सी निकालना है जिसके लिए ये जो है इस इंटरवल में देगा। मेरे ख्याल से मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, आप जानते हो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है। सर LMVT जो कहती है वो ये है कि जो एफ डैश सी होगा वो आपका होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो वो कैसे निकलेगा ज़रा देखो। एफ ऑफ बी यानी क्या रखोगे आप? 3 रखोगे, तो यहाँ 3 रख दोगे तो कुछ एक वैल्यू हो जाएगी, यहाँ 1 रख दोगे तो कुछ एक वैल्यू हो जाएगी, 3 - 1 2 हो जाएगा। फिर आप एफ डैश एक्स निकालोगे, एफ डैश एक्स कुछ आ जाएगा, उसमें एक्स की जगह सी रख देना, तो एक इक्वेशन बन जाएगी। वो जो इक्वेशन बनेगी उसे आप सॉल्व करिएगा, आप बड़े आराम से सी की वैल्यू निकालेंगे। एक हिंट मैंने दी है, बस अप्लाई करिएगा, चीज़ें रखिएगा, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है। आई होप आप देख पा रहे हो, ये आपका बी है, ये आपका ए है, बाकी चीज़ें आप खुद भली भांति जानते हैं कि क्या करना है। ये बात अगर समझ आई तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट आपके क्वेश्चन की तरफ। इसमें अगर मैं हिंट देने की कोशिश करूँ तो क्या चाह रहा है आपसे? वो कह रहा है ए और बी आपके रियल नंबर्स हैं जहाँ पर ए जो है वो बी से छोटा है। ठीक है सर, तो आपको क्या प्रूव करना है? आपको ये प्रूव करना है कि एक एग्जिस्ट करता है एटलीस्ट 1 रियल नंबर जिसके लिए कुछ ऐसा है। तो मेरा कहना है इसी के थ्रू हम वहाँ तक पहुँचेंगे। मेरे हिंट को फिर से सुनिएगा, इसे थोड़ा रीऑर्गेनाइज करिएगा, फंक्शन सोचिएगा और अपने LMVT को अप्लाई करिएगा। अगर आपने LMVT के थ्रू सोच पाए तो बिल्कुल आप LMVT अगर अप्लाई करेंगे, चीज़ें सोचते हुए, चीज़ देखते हुए, तो आप कंक्लूड कर पाएंगे। अगर मैंने फंक्शंस क्रैक कर लिए कि किस फंक्शन के थ्रू सोचना, तो पहली हिंट इसे रीअरेंज करना, दूसरी हिंट उस फंक्शन को सोचना कि किस पर LMVT लगानी है, फिर आप आराम से ये एक्शन ये पार्ट फिगर आउट कर लेंगे और फिर आप आसानी से इस बात को कहेंगे, जो कि इसी बात का एक्सटेंडेड वर्जन, मतलब बातें घुमा फिरा कर यही है कि मैं इसको एक फंक्शन के थ्रू सोचूंगा और प्रूव कर दूंगा, तो मैं कह पाऊंगा कि हाँ ये बात सही है, जो कि वही बात है। एटलीस्ट एक ऐसा सी एग्जिस्ट करता है ए से बी के बीच में जिसके लिए कुछ ऐसा हो। तो इस बात को मैं डायरेक्टली नहीं लाऊंगा, इसे थोड़ा रीअरेंज करके एक फंक्शन सोचूंगा और उस फंक्शन पर LMVT अप्लाई करूंगा, तो मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। क्या आप मेरा आइडिया समझ पा रहे हो? आई होप आप क्लियरली समझ पा रहे हो कि हम कैसे प्रूव करेंगे। अगर ये हिंट क्लियर है तो क्या मैं नेक्स्ट असाइनमेंट क्वेश्चन की बात करूं? आई होप ये LMVT पर बेस्ड एक क्या है इनइक्वालिटी प्रूव करने जैसा क्वेश्चन, मैं शायद ये ना एक्सप्लेन करूं तो ज़्यादा अच्छा है। ये आप खुद ट्राई करिएगा, कुछ कहने की मुझे शायद आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं LMVT के थ्रू आप इनइक्वालिटीज़ में कैसे डील करते हैं। आई होप आपको ये बात याद है। अगर ये आप ट्राई कर लेंगे तो मूव करते हैं अगले सवाल पर। क्या कह रहा है वो सुनिएगा ध्यान से। अगर ए आपका बी से बड़ा है और बी आपका 0 से बड़ा है, तो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम यूज करके आपको कुछ प्रूव करना है दैट ए डॉट दिस 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 एंड दिस दिस। सॉर्टेड सा एक्सप्रेशन है, ये सोचना कि फंक्शन किसे मानूं। मैं इनको थोड़ा सा, पहली बात तो देखकर घबराना मत, कुछ थोड़ी सी हिंट लो, जैसे कि देखो n b इंटू n इंटू बी टू द पावर n - 1 कुछ दिख रहा है, x की पावर n ने आई होप आपको हेल्प कर दी होगी। ये देखने को बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, मैं हिंट दे देता हूँ। अगर आपने f ऑफ x को x की पावर n माना, a और b दो वैल्यू ले लेना जिनके बीच आपका c होगा। मेरा यकीन करिए इससे ज़्यादा मैं बताऊँगा तो फिर से वही बात, बस इसके थ्रू LMVT लगाना, आप इनइक्वालिटी लगाकर इसे बड़े आराम से प्रूव कर पाएंगे। दो नंबर्स ले लेना, जो c है वो आपका a और b के बीच में है,
तो सी के लिए मतलब सी के लिए एफ डैश एक्स आ जाएगा, मतलब एफ डैश सी आ जाएगा, फिर ए और बी पे सोच लेना, आपका आ जाएगा आंसर। मेरा यकीन करिए, बस इसे थोड़ा सा रीअरेंज करना, बात बन जाएगी। बस यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना, जब n 1 से बड़ा है तो क्या होगा, और n जब 0 से 1 के बीच है तो क्या होगा, और यही फर्क आएगा। आई होप आप जानते हो n का 1 से बड़े होने पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और n का 0 और 1 के बीच होने पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कौन डिनोमिनेटर में चले जाएगा और क्या होगा। मैंने हिंट दी है, मेरा यकीन करिए, अगर इससे ट्राई किया और जो सब हमने किया है लैंग्राज पर बेस्ड, इनइक्वालिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस को लेकर, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। इससे ज़्यादा अगर मैं बताऊंगा तो फिर वही बात, वो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो लगभग 60% 70% हिंट आपके सामने, बस अब आपको बचा हुआ पार्ट करना है। यहाँ से अगर आगे बढ़ते हैं तो देखो जरा ध्यान से, हियर कम्स अनदर असाइनमेंट क्वेश्चन। इसमें वो क्या लिख रहा है, एफ ऑफ ए एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है ऐसे बी में, तो आपको प्रूव करना है कि एटलीस्ट एक सी ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसके लिए कुछ ऐसा है। फिर वही बात, इससे पहले तो क्या करना, रीअरेंज। फिर एक फंक्शन के बारे में सोचना जहां पर आप अपनी कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर पाए, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए, जो कि एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी के इक्वल होगी। सोचना, मेरा यकीन करिए मुश्किल नहीं है, ट्राई करना, बात बन जाएगी। क्या आपको ये बातें क्लियर हो रही हैं जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? सो अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी, एलएमवीटी पर बेस्ड, इनइक्वालिटीज, कॉची थ्योरम, इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हमने क्लैरिटी ये ली है। मेरा मानना है आप ये बातें जानते हैं कि ये पूरी तैयारी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है, एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, जो किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक एजुकेशन आपको देता है। कोऑर्डिनेट, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिगो हमने किया है स्ट्रक्चर्ड मैनर में, कंसेप्ट, असाइनमेंट क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ, JEE एडवांस के PYQs के साथ। ये आपका AOD का थ्योरी वाइज फाइनल लेक्चर है। इसके बाद हम शिफ्ट होंगे AOD एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के JEE एडवांस में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पर। इस तरीके से आपकी चीज़ें चल रही, मेरा मानना है यहाँ तक कोई डाउट, कंसर्न या क्वेरी नहीं है। आई होप आप जानते हैं इस तरीके से चीज़ें आपकी हमारी फ्लो होती हैं और इस तरीके से हमारी चीज़ें चलती हैं। आई थिंक इतना काफ़ी है आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में अगली चीज़ों को JEE एडवांस के PYQs डिस्कस करेंगे AOD के साथ। आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं। सो ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।